हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास पिक्चर ऑफिशियल पे। आज फिर से हम लोग क्लास 10 के इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और विकास के अगले भाग में जानेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुआ। इसके पिछले वीडियो में हम लोग यह जाने हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में फ्रांसीसी क्रांति का क्या योगदान था और नेपोलियन का क्या योगदान था। आज जानेंगे कि वहाँ का जो समाज था उसका उसमें क्या योगदान था। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक होगा 18वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। कैसे हुआ राष्ट्रवाद? 18वीं शताब्दी में यूरोप का समाज कैसा था यह हम लोग जानेंगे, क्योंकि समाज जैसा होगा वैसा ही वहाँ विचारधारा उत्पन्न होगा। तो पहले हम वहाँ के समाज के बारे में जानते हैं कि 18वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में कैसे लोग थे। तो सबसे पहले हम जाने कि वहाँ का जो समाज था वह राजनीतिक रूप से एकीकृत राष्ट्र नहीं था। राजनीतिक रूप से एकीकृत राष्ट्र नहीं था, मतलब वह विभक्त था, छोटे छोटे इकाइयों में बटा था। हर छोटा इकाई का अपना भाषा था। हर छोटा इकाई एक विशेष जनजाति की थी, अलग प्रजाति की थी। तो वे स्वायत्त या अर्ध स्वायत्त रूप से बिखरे हुए थे। वहाँ का जो जनजाति था, यूरोप का जो समाज था वह बिखरा हुआ था, राजनीतिक रूप से एक नहीं था। हर समुदाय का, हर प्रजाति का, हर कबीला का अलग भाषा था, जिस कारण वे एकीकृत नहीं थे। उसके बाद जानेंगे कि राजनीतिक रूप से पूरे यूरोप में ज्यादातर मध्य और उत्तरी भाग में निरंकुश शासन। यूरोप के मध्य और उत्तरी भाग में निरंकुश शासन था। तो निरंकुश शासन के अंतर्गत जो राजा होते थे वे अपने मर्जी से शासन करते थे, जो मर्जी वह कानून बना दिया। और इसे हम लुई 14वां के शासनकाल में विशेष रूप से जानेंगे। लुई 14वां कहा करता था कि मेरा वचन ही शासन है, अर्थात मैं जो कह दिया वही जो है नियम बन जाएगा। तो हम जानेंगे कि आखिर निरंकुश शासन कैसे संभव हो गया, निरंकुश शासन क्यों हो पा रहा था? क्योंकि समाज बिखरा हुआ था, समाज में एक भाषी लोग नहीं थे, समाज जो है प्रजाति के नाम पर, जाति के नाम पर बिखरा हुआ था, इसलिए वहां निरंकुश शासन संभव था। विभिन्न भाषा भाषी के लोग रहते थे, प्रजाति के लोग, अलग अलग प्रजाति के लोग रहते थे, उनमें उनका कोई सामूहिक पहचान नहीं था, अलग अलग होने के कारण। अब जैसे ये निरंकुश शासन प्रणाली में एक साम्राज्य हुआ करता था जिसका नाम है हैब्सबर्ग साम्राज्य, और इस साम्राज्य के अंतर्गत कई सारा जो है शहर आता था या राज्य आता था, जिसमें टिरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटनलैंड, लोम्बार्डी, वेनेसिया, इसके अलावा बोहेमिया, कई सारे राज्य थे। इनमें जो है जो यहाँ के जो कुलीन लोग थे वे जर्मन भाषी थे, और उसी तरह लोम्बार्डी और वेनेसिया के जो ज्यादातर लोग थे वे इतालवी भाषा बोलते थे। हंगरी जो है वहाँ के अधिकांश लोग मैग्यार भाषा बोलते थे। तो अलग अलग ये इन शहरों के लोग अलग अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग समूह में रहते थे। तो आखिर वे किस तरह एक रहते थे? उनको एक कौन ऐसा चीज था जो इन सब लोगों को एक में बांध के रखती थी? तो वह था सम्राट के प्रति निष्ठा। ये सभी लोग सम्राट के प्रति निष्ठा रखते थे, और सम्राट के प्रति निष्ठा ही उन्हें जोड़ के रखती थी। इस कारण से निरंकुश शासन भी संभव था। तो हम यह जान पा रहे हैं कि इस स्थिति में वहाँ क्या हुआ, कैसे वहाँ के जो लोग थे वे राष्ट्रवाद की तरफ मुड़े।
तो आइए देखते हैं कैसे मुड़े। तो आइए जानते हैं कि राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व क्या क्या है। तो जिसमें सबसे पहला था समाज में भेदभाव। यूरोपीय जो समाज था वो 3 स्टेट में बटा था। एक प्रथम स्टेट में आते थे पादरी लोग, द्वितीय स्टेट में आते थे कुलीन वर्ग और तृतीय स्टेट में आते थे मध्यम वर्ग और सर्वसाधारण। तो आइए जानते हैं कि इसमें समस्या क्या है। जो कुलीन वर्ग था, इसके पहले हम लोग थोड़ा पादरी वर्ग पे चर्चा कर लेते। पादरी वर्ग जो था वो चर्च पर अधिकार रखता था और यूरोप में चर्च का महत्व सबसे ज्यादा था। चर्च जो है एक विशेष प्रकार का कर वसूलता था जिसे टाइद कहा जाता था। टाइद, कहीं कहीं पे डॉ लिखता है, कहीं पे द लिखता है। टाइद यह लोगों से धार्मिक कर के रूप में चर्च लोगों से वसूलता था, जबकि यह पादरी लोग खुद कर नहीं देते थे। इनके पास संसाधन का, जमीन का या अन्य संसाधन का अधिकांशतः यानी लगभग 40 से 50% भाग इनके कब्जे में था, पादरी वर्ग के कब्जे में था। और यह खुद कर नहीं देते थे, उल्टे लोगों से धार्मिक कर वसूलते थे। दूसरा था कुलीन वर्ग, जिनके पास पादरी वर्ग के बाद संपत्ति इनके पास था, लगभग 20% हिस्सा इनके पास था। और प्रशासन में सेनापति हो या अधिकारी हो, सभी इन्हीं से चुने जाते थे, कुलीन वर्ग से चुने जाते थे। इनको भी विशेषाधिकार प्राप्त था और यह भी कर अदा नहीं करते। बचे मध्यम वर्ग और सर्वसाधारण लोग, तो सभी करों का बोझ उनके ऊपर था, जिससे जो है समाज जो है बिखरा हुआ था, लोग परेशान थे। मध्यम वर्ग जो था वह 2 भागों में बटा था, क्योंकि उस समय तक 18वीं शताब्दी तक यूरोप में औद्योगिकरण अपना पैर पसार लिया था, व्यापार और वाणिज्य का विकास हो चुका था। तो एक नया तबका उभर कर सामने आया, मध्यम वर्ग। उन मध्यम वर्ग में 2 भाग हुआ करता था, जिसमें एक भाग श्रमिक वर्ग था और दूसरा भाग मध्यम वर्ग था, जिसके अंतर्गत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग, डॉक्टर, वकील या नौकरी पेशा करने वाले लोग, शिक्षक लोग, जज लोग, ये इसके अंतर्गत आते थे और इन्हें बुर्जुआ वर्ग कहा जाता था। तो ये बुर्जुआ वर्ग जो है टैक्स अदा करता था, लेकिन यह आजादी चाहता था, यह समानता चाहता था और यह कुलीन वर्ग के और पादरी वर्ग के विशेषाधिकार को समाप्त करना चाहता था। क्योंकि यह पढ़े लिखे लोग थे, तो इनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी, जिस कारण से यूरोपीय समाज में धीरे धीरे समानता का बात चल रहा था, स्वतंत्रता का बात चल रहा था और बंधुत्व का बात चल रहा था। क्योंकि ये जो मध्यम वर्ग के पढ़े लिखे लोग थे, ये चाहते थे कि सभी जो है कानून के समक्ष समान हो जाए, और इसके लिए यूरोप में एक पृष्ठभूमि तैयार हो रहा था, एक पृष्ठभूमि तैयार किया जा रहा था। इनमें से कुछ लेखक थे, कुछ पेंटर थे, कुछ संगीतज्ञ थे, जो अपने रचनाओं में समानता की बात करते थे, अपनी पेंटिंग में समानता को दिखाते थे, विभेदीकरण को दिखाते थे, ताकि समाज में बदलाव आए। इनमें से कुछ समूह अलग अलग निकलता है, जिनका हम नाम जानेंगे, जैसे रूमानीवाद, उदारवाद। तो ये अलग अलग जो शब्द आएगा, तो उनके बारे में आइए हम जानते हैं कि वो क्या था, नया शब्द जो है वो क्या था। तो आइए जानते हैं। रूमानीवाद यानी रोमांटिसिज्म
क्या है, तो यह एक तरह का सांस्कृतिक आध्यात्मिक आंदोलन है। लोगों का एक ऐसा समूह था जिसने भावना और व्यक्ति की अनुभूति पे बल दिया। यह एक तरह से राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। इसमें जो है व्यक्ति जो थे वो लोगों के भावना को महत्व देते थे। एक व्यक्ति क्या फील कर रहा है, उसकी अनुभूति क्या है, उस पर उसको स्वतंत्र कर देते थे कि आपके अंदर जो अनुभूति हो रही है वो आप बताइए, और आप अपने अनुभूति को महसूस करने के लिए स्वतंत्र है। उस पर किसी धर्म का, किसी राजा का, यानी किसी शासन का उस पर कोई दबाव नहीं। ये लोग प्रकृति पर बल दिए, प्रकृति की सुंदरता को अनुभव करने पर बल दिए। ये पहाड़ों, नदियों, मैदानों में घूमने जाया करते थे, और यही लोग जो है यह कहा करते थे कि व्यक्ति को जो है घूमना चाहिए, पहाड़ों में, नदियों में, समुद्र के किनारे प्रकृति को महसूस करना चाहिए। और उस समय जो शुरुआत हुआ था रोमांटिसिज्म, आज के युग में इसको लोग समझ रहे हैं, और जिनके पास संसाधन उपलब्ध हैं वह इस रोमांटिसिज्म के कहा गए बातों को फील करते हैं और अपने कामों से समय निकालकर पहाड़ों में निकल जाते हैं, नदियों की सैर करने निकल जाते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है उस समय हुआ था कि हमें प्रकृति के संपर्क में रहना चाहिए। कल्पना, ये लोग तर्क के जगह कल्पना को महत्व देते थे, जो तर्क से परे था। हम लोग पढ़े हैं कि अंधकार युग के बाद पुनर्जागरण काल में यूरोप में तर्कवादी विचार सामने आया था कि कोई भी बात में तर्क होना चाहिए, लेकिन उस तर्क के उल्टे इस रूमानीवाद में लोग कल्पना में चले जाते थे, और कल्पना में कोई तर्क नहीं, कल्पना करके चीजों को समझते थे। इतिहास और लोक कथाएं, मध्यकाल में इतिहास और लोक कथाओं में ऐसे कथाओं को चुनते थे जो इनके विचारों को महत्व है। इन्हें जहां कहीं भी समाज में भेदभाव दिखता था, समाज में अन्याय दिखता था, उसके प्रति भी ये लोग आवाज उठाए, और यह एक समाज का एक धारा था। जो बुद्धिमान लोग थे उनका एक समूह था जो इन सब जोरों पे महत्व देता था, और इनको कहा गया रूमानीवाद यानी रोमांटिसिज्म। यह एक तरह का सांस्कृतिक आंदोलन, और इसने राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। एक दूसरा धारा था उदारवादी राष्ट्रवाद, यानी उदारवादी लोग। उदारवाद शब्द से बना है, जिसका लैटिन शब्द जो है लीबर है, LIBER, और जिसका अर्थ होता है आजाद। तो ऐसे समूह उदारवादी जो लोग थे वह दो चीजों पे बल देते थे, व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता। यानी व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए, सरकार उस पर कोई भी दबाव नहीं बना सकता है, या सरकार उसके अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। और दूसरा, कानून के समक्ष समानता, कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग किसी को विशेषाधिकार दिया जाए और किसी को ऐसा नहीं दिया जाए। तो ये सब चाहते थे, उदारवादी लोग चाहते थे कि सभी लोग कानून के समक्ष क्या हो, समान हो जाए, ऐसा कानून। इन लोगों का मानना था, उदारवादी लोगों का मानना था कि सरकार क्या होता है। सरकार के बारे में उन्होंने विचार दिया कि सरकार जो है सहमति से बने। सरकार, जब हम सरकार बनाते हैं तो अपना मत देते हैं, अपना वोट देकर बनाते हैं, तो सरकार सहमति से बननी चाहिए,
और बदले में हम सरकार को बना रहे हैं, शासन करने का अधिकार दे रहे हैं, तो सरकार का दायित्व है कि वह सब लोगों को कानून के समक्ष समानता से देखें और सबको स्वतंत्रता प्रदान करें, सबको स्वतंत्र रहने का अधिकार प्रदान करें। ये चाहते थे, यही उदारवादी लोग विशेषाधिकार की समाप्ति की मांग किए। फ्रांसीसी क्रांति के बाद ये लोग विशेषाधिकार की समाप्ति की मांग किए और निरंकुश शासन के जगह पर संविधान और प्रतिनिधि सरकार की मांग की। ये प्रेस की आजादी की बात करते थे और व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में ये कहते थे कि मुक्त व्यापार होना चाहिए, व्यापार में सरकार का दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए। और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए प्रसा में 1834 में एक जलवेराइन संघ की स्थापना किया, जो एक व्यापारी संघ था। पूरे जर्मनी में के व्यापारी जो थे पूरे जर्मनी के व्यापारी इस संघ में शामिल हो गए और इसका लाभ लिया। तो इसका लाभ क्या मिला? तो पूरी जर्मनी में पहले अलग अलग समूह था, अलग अलग साम्राज्य था, संघ था, और यहाँ का मुद्राएं अलग अलग था। यहाँ आने जाने में कर देना पड़ता था, आंतरिक टैक्स दिया जाता था। लेकिन जब सबको एक संघ के अंतर्गत ला दिया गया, जलवेराइन के अंतर्गत ला दिया गया, तो ये आंतरिक कर जो था वो समाप्त हो गया, आंतरिक कर समाप्त हो गया। उसके बाद सबका मुद्रा एक कर दिया, यानी मुद्रा का लेन देन का गड़बड़ी नहीं हुआ। उसके बाद माप तौल की प्रणाली एक कर दिया गया। तो इससे पूरे जर्मन के व्यापारी लाभान्वित हुए और इस संघ यानी आर्थिक एकीकरण के बाद, यह चूंकि आर्थिक एकीकरण था, तो आर्थिक एकीकरण के सहारे जर्मनी का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब हम जानेंगे कि इसके अलावा और क्या क्या ऐसा था जिससे यूरोप में राष्ट्रवाद को बढ़ावा। तो हम लोग जाने कि यूरोपीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में कौन कौन से तत्व जो है सहायक हुए, जिसमें हम लोग रूमानीवाद, उदारवाद तथा समाज में जो भेदभावपूर्ण समाज था उसमें मध्यम वर्ग सामने आया, उसने यूरोप में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। अब उसके आगे के पॉइंट को हम जानेंगे कि जब राष्ट्रवाद शुरुआत हुआ यूरोप में, और जिसका पहला जो चरण सामने आया वह फ्रांस से आया था, फ्रांसीसी क्रांति के रूप में। फ्रांसीसी क्रांति में हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ। उसके बाद जो है वहाँ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का बात हुआ। उसके बाद वहाँ कुछ समय में जो है नेपोलियन का उदय होता है, नेपोलियन का उदय हुआ, और नेपोलियन जो है अपने फ्रांस के साथ साथ पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। या तो नेपोलियन खुद बढ़ावा दिया या राष्ट्रवाद के कारण नेपोलियन का विरोध हुआ, और फिर 1814 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन मारा गया और प्रतिक्रियावादी तत्वों का विजय हुई, यानी मेटरनिख रूस, फ्रांस, प्रसा और ऑस्ट्रिया का जो राजा था, जो समूह था, राजाओं का जो समूह था, वो नेपोलियन पर विजय प्राप्त किया और पुरानी व्यवस्था को पुनः बनाया। तो उसके आगे वाली बात हम लोग समझेंगे। हेडिंग होगा रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना। तो नेपोलियन की पराजय के बाद 1815 में वियना में एक मीटिंग बुलाया गया, जिसे वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। फिर से प्रश्न आता है कई बार परीक्षाओं में कि वियना कांग्रेस से आप क्या समझते हैं, वियना कांग्रेस से आप क्या समझते हैं। तो हम बताएंगे कि 1815 में वियना में नेपोलियन द्वारा नेपोलियन से विजित राष्ट्रों की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसे वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता, जिसकी अध्यक्षता
मेटरनिख ने किया। और मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। वह बदलाव का विरोधी था, वह स्वतंत्रता का विरोधी था, वह समानता का विरोधी था, वह निरंकुश शासन का समर्थन करता था। वह चाहता था कि पुरातन व्यवस्था ही बना रहे। तो जब नेपोलियन हार गया तो वियना कांग्रेस की स्थापना हुई। वियना कांग्रेस बुलाया गया और वियना कांग्रेस में किया क्या गया? तो फिर से पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दिया गया। 1789 के बाद, फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो बदलाव आया था, उस बदलाव को समाप्त कर दिया गया और क्रांति से पूर्व जो व्यवस्था थी निरंकुश राजतंत्र का, फिर से उसे बहाल कर दिया। तो फ्रांस में फिर से बूर्बो वंश का शासन हो गया और फ्रांस का जो राजा बना वो लुई 18वां को बनाया गया। इस समय मेटरनिख जो है इन चारों देशों का नेतृत्व कर रहा था और फ्रांस को छत बिछत कर दिया गया। फ्रांस को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया गया, इटली को तोड़ दिया गया ताकि फिर से यहाँ कोई क्रांति न हो। इस समय को 1815 से लेकर 1848 तक के समय को मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। परीक्षा में आता है कि मेटरनिख युग से आप क्या समझते हैं, तो हम बताएंगे कि वियना कांग्रेस यानी 1815 से लेके जुलाई 1818 की 1848 की क्रांति तक के समय काल को मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इतने समय में मेटरनिख ने अपने अनुसार निरंकुश शासन पूरे यूरोप में चलाया। इस सम्मेलन में वियना कांग्रेस में यह तय किया गया कि पूरे यूरोप में जहां जहां राष्ट्रवाद की भावना पनप रही है उसे दबा दिया जाए और फिर से पुरातन व्यवस्था को लागू कर दिया जाए। वहीं पर एक नया शब्द आया था, यूरोपीय कंसर्ट। यूरोपीय कंसर्ट में यही चार देश, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, यही जो है चारों मिलकर और नेपोलियन को हराए थे। तो ये चारों देश जो आपस में मिले कंसर्ट किए, जिसमें रूस का जो राजा था, जो जार था, रूस के राजा को जार कहा जाता है, तो रूस का जो जार था उसने एक पवित्र संघ का विचार दिया कि हम सब मिलकर एक संघ बनाएंगे जिसका नाम होगा पवित्र संघ, और हम सब आपस में मिलकर रहेंगे। हम चारों पर अगर कोई भी परेशानी आता है, कोई भी मुसीबत आता है, तो हम चारों मिलकर उसका सामना करेंगे। और इसी को मेटरनिख ने नाम दिया चतुर्राष्ट्र मैत्री योजना। और यह चारों यूरोपीय कंसर्ट का यह उद्देश्य था कि पुरातन व्यवस्था को बहाल रखना है, कहीं भी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रवाद जैसी भावना पनप रही है तो उसे दबा देना, और ऐसा रखने का प्रयास भी किया गया। इसके लिए जो रूमानीवाद लोग थे, उदारवाद लोग थे, उन्हें मार दिया गया या राज्य छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। प्रेस की आज़ादी को समाप्त कर दिया गया, किताबों पर बैन कर दिया गया, पेंटिंग पर बैन कर दिया गया। जो भी स्वतंत्रता, समानता की बात करता था उसे मरवा दिया जाता था। तो 1815 से 1848 तक का जो समय था इसे मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। लेकिन कितना भी प्रशासन शासन मजबूत था, मेटरनिख कितना भी जोर लगाया, लेकिन जिसे एक बार समानता और स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था उसे रोकना असंभव था। तो इन सभी मुश्किलों के बावजूद जनता में अंदर ही अंदर अनेक ऐसी संस्थाएं काम कर रही थी जो स्वतंत्रता, समानता के लिए लोगों को एकजुट कर रही थी, आंदोलित कर रही थी। उन्हीं में से एक संस्था का नाम था कार्बोनरी। उन्हीं में से एक संस्था का नाम था कार्बोनरी, और इसी कार्बोनरी का सदस्य था मेजनी। मेजनी कार्बोनरी का सदस्य था, और मेजनी पूरे जो है इटली में आंदोलन कर रहा था, मेटरनिख के नीतियों के खिलाफ लोगों को भड़का रहा था।
और इसके लिए इसने इटली में जो है एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम रखा यंग इटली। और इटली के तौर पर पूरे यूरोप के लिए एक दूसरी संस्था बनाया जिसे यंग यूरोप के नाम से जानते हैं, जिसे यंग यूरोप के नाम से जानते हैं। तो इस तरह मेटरनिख कितना भी प्रयास किया कि लोगों की आवाज़ को दबाया जाए, उसके बावजूद भी समाज में भीतर ही भीतर एक आंदोलन तैयार हो रहा था जिसका नेतृत्व मेजनी कर रहा था। मेटरनिख जो है मेजनी को समाज का सबसे बड़ा दुश्मन बताता था क्योंकि यह आंदोलन तैयार कर रहा था। तो इस तरह हम देखें कि जितना ही दबाया गया, मेटरनिख जितना स्वतंत्रता समानता को दबा रहा था, समाज अंदर ही अंदर उसे तोड़ने का प्रयास कर रही थी। और अंततः 1830 में एक क्रांति हुआ जिसे मेटरनिख ने भले ही दबा दिया हो, पर 1848 की क्रांति में मेटरनिख जो है हार मान लेता है और त्याग पत्र देकर स्वतः इंग्लैंड भाग जाता है। और इस तरह 1848 में यूरोप में जो है, यूरोप के लगभग सभी देशों में एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो जाती है। तो अगले वीडियो में हम इससे आगे जारी रखेंगे कि इसके बाद यूरोप में जो क्रांतियों का दौर था वो कैसे हुआ, कि कैसे मेटरनिख इतना शक्तिशाली था और वह खुद भागने पर मजबूर हो गया। तो इसे हम अगले वीडियो में जानेंगे। अंत तक वीडियो देखने के लिए